आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर व्हेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा, हर सवाल का जवाब देगा धरती और क्लाइमेट से जुड़ा ये खास पॉडकास्ट। ये है अर्थशास्त्र। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी धरती के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता है। प्राकृतिक घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बताती है कि खतरा कितना भयानक है और कितने करीब आता जा रहा है। देश विदेश की तमाम संस्थाएं लगातार चेतावनी जारी करती रहती हैं और हम हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जरूरतों के आगे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। यूनाइटेड नेशंस की एक यूनिट है आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 1988 में आईपीसीसी को स्थापित किया था। ये यूनिट दुनिया भर में क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेट चेंज का असेसमेंट यानी मूल्यांकन करती है। लगभग हर 5 साल के अंतराल में आने वाली इस यूनिट की रिपोर्ट के जरिए इससे जुड़े वैज्ञानिक तेजी से हो रहे क्लाइमेट चेंज के मौजूदा प्रभाव और उसकी वजह से भविष्य में आने वाले खतरों की समीक्षा करते हैं। और न सिर्फ समीक्षा बल्कि इससे होने वाले नुकसान को कम करने और ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे रखा जाए इसके ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो इस रिपोर्ट के 3 हिस्से होते हैं। पहली वर्किंग ग्रुप 1 रिपोर्ट होती है जो क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिक आधार से जुड़ी होती है। दूसरी वर्किंग ग्रुप 2 की रिपोर्ट होती है जिसमें पोटेंशियल इंपैक्ट्स, वल्नरेबिलिटीज और ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज पर फोकस होता है। और वर्किंग ग्रुप 3 की जो तीसरी रिपोर्ट होती है उसमें बात होती है कि क्या किया जाए आखिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए। आईपीसीसी दुनिया भर से सैकड़ों वैज्ञानिकों को चुनती है ताकि वे साथी वैज्ञानिकों, सरकार और इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़ी रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर सकें। इस रिपोर्ट को पर्यावरण के मुद्दों पर सबसे ज्यादा डिटेल्ड और रिलायबल असेसमेंट माना जाता है और इसके आधार पर सरकारें अपनी नीतियां भी बनाती हैं। उनके लिए अलग से खास जानकारियां दी जाती हैं। 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1990 से लेकर 2022 यानी इस साल तक इसकी 6 रिपोर्ट आ चुकी हैं। तो ईयर 2021 और 2022 में आईपीसीसी की 6वीं रिपोर्ट के तीनों हिस्सों में क्या बातें कही गई हैं, भारत की कोशिशों को लेकर इस आईपीसीसी की रिपोर्ट का क्या रुख है और क्या भारत आईपीसीसी के सुझावों के आधार पर काम कर पाएगा, और डेवलपिंग कंट्रीज के प्रति डेवलप्ड कंट्रीज की जिम्मेदारी किस तरह से तय की गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अर्थशास्त्र के इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और हमारे साथ आईपीसीसी की इस साल की रिपोर्ट के तीनों हिस्सों पर बात करने के लिए इंडिया टुडे में चीफ सब एडिटर और हमारे साथी जर्नलिस्ट शिबू त्रिपाठी मौजूद हैं। शिबू पर्यावरण और साइंस से जुड़ी खबरों पर ही नजर रखते हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं इन मुद्दों पर। आईपीसीसी की इन रिपोर्ट्स का बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया है। तो शिबू, बहुत बहुत स्वागत है अर्थशास्त्र में। क्या हालचाल है, पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया है अमन, आपको हमेशा से सुनता रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ बैठ के बात करने का मौका मिला। अरे नहीं, खास करके क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े टॉपिक के ऊपर। हाँ, टॉपिक तो काफी बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा दिलचस्प तरीके से बात की जाए, चीजों को और आसानी से समझाया जा सके। तो आईपीसीसी पे हम बात करने वाले हैं। इस साल की तीनों रिपोर्ट आ चुकी हैं। पहली अगस्त में आई थी, फिर फरवरी में आई, अभी 4 तारीख को तीसरी रिपोर्ट भी आ गई। कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुई। 2014 में आखिरी रिपोर्ट छपी थी। ख़ास बात यह है शिबू कि 2014 में भी हम यही बात कर रहे थे कि ग्लोबल टेम्परेचर को हमें 1.5 डिग्री से भीतर ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। और फिर उसके बाद हमने पेरिस समझौते में ये सब तय भी किया कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे। और आज हम 8 साल बाद भी यही कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर किसी तरह ना हो पाए, उसके लिए प्रयास करने होंगे। तो शिबू, इन 8 सालों के बीच में क्या हम कोई ऐसा एग्जाम्पलरी या अनप्रेसिडेंटेड काम कर पाए हैं, जैसा कि आईपीसीसी ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में सुझाया भी होगा? क्या उसके अनुरूप हम चल पाए हैं और ग्लोबल टेम्परेचर को कम रखने की दिशा में हमने कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ कदम उठाया है या नहीं? देखिए,
जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर कम करने की जो बात हो रही है वो आज से नहीं हो रही, वो पिछले असेसमेंट रिपोर्ट में ही नहीं हुई थी, वो 2000 के शुरुआत से हो रही है। जब दूसरा और तीसरा असेसमेंट रिपोर्ट बाहर आया था उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम और आइडियली 1.5 डिग्री तक लिमिट करके रखना है ताकि कैटास्ट्रॉफी से बचा जा सके। बिल्कुल। पेरिस एग्रीमेंट में भी इसी पर समझौता हुआ था कि हम सभी को मिलकर जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से लिमिट करना है। उसके बाद के समय में ये हुआ, अभी पिछले साल COP26 समिट हुआ था, उसमें एक और चीज़ देखी गई कि हमें उस 1.5 डिग्री को लिमिट करने के सपने को जिंदा रखना है। तो ये भी एक अनोखी चीज़ थी और अच्छी बात यह है कि सारी कंट्रीज इस पे सहमत हुई और इस सपने को रखा गया कि हम 1.5 डिग्री तक लिमिट कर सकेंगे। लेकिन सपने पूरे हो पाएंगे कि नहीं? जो ये रिपोर्ट आई है इसमें उम्मीदें तो हैं कि पूरी हो जाएंगी। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि जो एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस जो पूरी दुनिया में होता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, उसको कम करने में काफ़ी मदद मिली है। साइंटिस्ट ने इस चीज़ को बोला भी कि ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि कार्बन एमिशंस कम हो रहे हैं। हालांकि वो उस लेवल पे कम हो रहे हैं ये नहीं देखा गया। अभी भी जो कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री अगले 5 से 10 साल में आ सकता है। एक और जो चीज़ बड़ी चीज़ देखी गई वो ये थी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसके तहत जो ओजोन लेयर पे काम किया गया, CFCs को लिमिट करने के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लिमिट करने के लिए दुनिया भर में, उससे ये चीज़ नोटिस की गई कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है पृथ्वी का वो करीब करीब 0.8 डिग्रीज कम है अभी। अगर हम उस सहमति पे नहीं आते तो अभी जो टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री बढ़ जाता। तो आप सोचिए कि हम किस दिशा में होते अभी, कि हम 1.5 डिग्री की बात नहीं कर रहे होते, हम शायद इस बार उस थ्रेशोल्ड को ऑलरेडी ब्रीच कर चुके होते। तो डेफिनेटली पिछले 8 सालों में काम हुआ है, बट और ज्यादा काम की जरूरत है। और अभी जो रिपोर्ट IPCC की आई है वो दर्शाता है कि उसकी तरफ और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो 3 रिपोर्ट आई हैं। पहली रिपोर्ट जब आई थी अगस्त में तो उसको सीधा सीधा एंटोनियो गुटेरेस ने कोड रेड करार दिया था। क्या बातें थी उसमें? IPCC हर 4 से 5 साल में एक असेसमेंट करता है दुनिया भर के रिसर्च का, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि क्या हुआ है, दुनिया भर में रिसर्चर्स ने क्या देखा है, और फिर एक लॉजिकल कंक्लूजन देता है अपने पॉलिसी मेकिंग रिपोर्ट्स के थ्रू। जो अगस्त की रिपोर्ट थी वो पहली रिपोर्ट थी। IPCC की 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं, वर्किंग ग्रुप 1, 2 और 3। पहला आपको साइंस के ऊपर बात करता है कि व्हाट इज द फिजिकल बेसिक साइंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। जो दूसरा है वो इम्पैक्ट के ऊपर बात करता है कि उसका क्या प्रभाव होगा किस तरह के दुनिया भर में। और जो तीसरा है वो सोल्यूशंस की बात करता है। जो पहले की जिस पहले रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं जो अगस्त में पिछले साल आया था, उसे UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी कहा था। और उसमें इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया था कि कैसे आने वाले समय में ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रोल क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी भयावह स्थिति हो सकती है, जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की बात की गई, एक्सट्रीम हीट वेव्स की बात की गई, एक्सट्रीम फ्लडिंग की बात की गई, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात की गई। इन सभी को ध्यान देते हुए कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है ये दर्शाता है कि हम एक बुरे स्थिति की तरफ जा रहे हैं अगर हमने एमिशंस को अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं किया। हाँ, और हम हीट वेव तो अभी देख भी रहे हैं। मतलब अमूमन मार्च अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितनी गर्मी हम अभी मार्च में हमने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है जी हाँ। और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, आपकी फसलों पर देखने को मिल रहा है, लोगों की हेल्थ पर जो देखने को मिल रहा है सो मिल ही रहा है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि ज़्यादा गर्मी जो होती है तो उसके बाद जैसे जो गेहूं की फसल है, जो दाना है वो बहुत जल्दी पक जाता है और वो जितना फूलना चाहिए जितने समय में जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, तो उस वजह से प्रोडक्शन भी घटता है। तो एक बहुत बड़ी चिंता खाद्यान्न को लेकर भी आने वाले समय में बनने वाली है और हीट वेव तो हम देख ही रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया उनके बारे में बताइए, क्या थे? जो दूसरी रिपोर्ट थी वर्किंग ग्रुप 2 की, उसमें इम्पैक्ट्स के ऊपर बात की गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में क्या प्रभाव देखा जा सकता है। और वो रिपोर्ट लगभग एक बहुत ही बुरी स्थिति की तरफ हमको लेके जाती है। वो ये कहती है कि लगभग 3 बिलियन लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से सफर कर सकते हैं। 7 बिलियन पॉपुलेशन की पृथ्वी, उस पर 3 बिलियन लोग सफर करेंगे, मतलब हर 2 में 1 आदमी की दिक्कतें हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कैसे इंटेंस फ्लडिंग से, इंटेंस हीट वेव से दुनिया भर के देशों में तबाही देखी जाएगी।
खास करके एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। और ये चीज़ हम ऑलरेडी नोटिस कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इंडिया की बात करें तो हीट वेव्स एक्सट्रीम होती जा रही हैं। पिछले 2 सालों में ये नोटिस किया गया है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है इन हीट वेव्स की वो बढ़ गई है। फ्लडिंग की इंटेंसिटी और अभी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बहुत वाइल्ड फायर्स कितने बढ़ गए हैं। वाइल्ड फायर्स बढ़ गए हैं। खास करके अगर आप देखें जो पूरा एक क्लाइमेटिक सिस्टम है हमारा, बिल्कुल, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो एक पूरे चेंज के, इट्स गोइंग थ्रू अ चेंज। मॉनसून्स का जो फ्रीक्वेंसी है, मॉनसून के जो सीजन है वो चेंज में हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो केरला में, तमिलनाडु में हर जगह फ्लडिंग बढ़ गई है। बिहार में भी फ्लडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। उत्तराखंड में फ्लडिंग बढ़ गई है। उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी कुछ बढ़ गई समय हैं। से। इसके अलावा जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो भी एक नए स्पीड पे जा रहा है। बिल्कुल। अभी 2-3 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो गंगोत्री है वो लगभग 14 से 15 मीटर प्रति साल की रफ्तार से घट रही है। इतनी ज्यादा उसमें मेल्टिंग हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर। इन मेल्टिंग होने की वजह से जो नदियां हैं उनमें पानी का स्तर बढ़ेगा। उन पानी के स्तर बढ़ने से ये होगा कि एक्सट्रीम फ्लडिंग की सिचुएशंस होंगी। और जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं या नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, स्पेशली इंडिया में हम जानते हैं कि नदी के आसपास ही जीवन बसता है। बिल्कुल। तो इन लोगों की समस्याएं काफी बढ़ने वाली हैं। इसीलिए इस वक्त जरूरी ये है कि सरकारें, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी, आम आदमी भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि हम कैसे अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट की तरफ अडेप्ट कर सकें। बिल्कुल। सरकार को लोगों को प्रिपेयर करना होगा कि भाई जल स्तर बढ़ रहा है, आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, इन चीज़ों की तरफ जाइए। आपने जैसे फसल की बात की तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप डेवलप करने की जरूरत है जो उस इंटेंस हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, उस वेदर में और उस सीजन के हिसाब से अडेप्ट हो सके। जैसा आपने बताया कि गेहूं की जो फलियां हैं वो जल्दी बढ़ जाती हैं। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ी आबादी हमारी पॉवर्टी से गुजरती है जिसको तीन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। और आने वाले समय में अगर ये ऐसा ही रहा तो सिचुएशन और खतरनाक हो सकती है। तीसरी रिपोर्ट हाल ही में जो आई है, किस तरह से इस पूरी चुनौती से निपटना है, कैसे 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है उसको कैसे उसी के भीतर समेट कर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, इसको लेकर किस तरह की बातें, क्या उपाय सुझाए गए हैं? जो तीसरा रिपोर्ट है वर्किंग ग्रुप 3 का, जो अभी इसी हफ्ते ही आया है, वो इस तरफ ध्यान ले जाता है कि हमें किन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में आई है वो ये है कि हमें एमिशंस को तो डेफिनेटली बंद करना होगा। नेट ज़ीरो की तरफ हमें जाना ही जाना है। अगर हम नेट ज़ीरो की तरफ नहीं गए तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। इस रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि 2025 तक हमें एमिशंस को पीक कराना होगा और उसके बाद 2030 तक 43% तक कम करना होगा और 50 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करना होगा। अगर हमें 1.5 तक टेम्परेचर को लिमिट करना है तो यानी हमारे पास 2-3 साल ही हैं शिबू, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए या ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने के लिए। जितनी टेक्नोलॉजी है, जितने कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो सारे इसी बीच में जुटा लिए जाएं। उसके बाद फिर हमें तेज़ी से उस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम कट आउट कर सकें एमिशन को, बहुत तेज़ी से कम कर सकें। बिल्कुल तेज़ी से कट कर सकें और साथ ही साथ उन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकें जिनसे हम कार्बन कैप्चर कर सकें। एमिशन सिर्फ ये बात नहीं करता है कि हमें कार्बन को कैसे एमिट होने से रोकना है, बल्कि हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना भी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रह गया तो हमने जो मेहनत की एमिशंस को कम करने के लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म फायदे उसके नहीं होंगे। बिल्कुल। तो स्पेशली कार्बन कैप्चर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को खास करके एमिशन से हटाने के लिए हमें काम करना होगा। हाँ, काफी सारी डिटेल में बताया गया है आईपीसीसी रिपोर्ट में। मीथेन को कैसे कम करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे कम करना है, SF6 को कैसे कम करना है, NO2 को कैसे कम करना है, सारी बारे में डिटेल में बताया गया है। बिल्कुल। हाँ, इस रिपोर्ट में जो आईपीसीसी की जो तीसरी रिपोर्ट अभी आई है उसमें सॉल्यूशंस ओरिएंटेड एक अप्रोच दिया गया है। हालांकि उसमें ये भी कहा गया है कि अगर हमने जल्दी से इस काम को नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। नेट ज़ीरो का जो टारगेट है उसके ऊपर काम करने की बात की गई है। एक और बड़ा फोकस जो रखा गया है वो ये है कि कैसे हम क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकें। फॉसिल फ्यूल को कंप्लीटली ज़ीरो करने की बात की गई है। बिल्कुल। खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में जो कि आज भी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट है, कोयले के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे 2050 तक कंप्लीटली बंद करना होगा। बिल्कुल। अगर हम नेट ज़ीरो की तरफ जाना चाहते हैं। तो
जो सोल्यूशंस दिए गए हैं वो डेफिनेटली बहुत रेडिकल हैं, बट वो ऐसे नहीं है कि उन्हें अचीव नहीं किया जा सकता है। आम जिंदगी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट ने कहा है कि हमारे पास अभी जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू ही हम जीरो एमिशंस की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज तो अपना काम कर चुके हैं, वो बहुत हद तक ऐसा संसाधन, ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर चुके हैं जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा एमिट नहीं होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। और हमेशा से यही कहा जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, उनको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए। तो क्या आईपीसीसी ने इस तरह के मुद्दों पर भी बात की है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी कुछ जिम्मेदारी है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस तरह की टेक्नोलॉजी देने में, उनकी मदद करने में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, दो बड़ी चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। एक, जैसा आपने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़, इनको लेके आया जाए। उससे बड़ी जो बात कही है वो ये है कि क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना होगा। खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ की हमेशा से डिमांड रही है कि क्लाइमेट फाइनेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके। यूएन ने $100 बिलियन सालाना का एक सीलिंग तय किया है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ देना है ताकि क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जा सके। हालांकि उस टारगेट को अभी तक अचीव नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट ने दोबारा उस चीज़ को बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना होगा ताकि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके और सारी कंट्रीज एक साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ सकें। अगर ये नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इंडिया ने भी इस रिपोर्ट को नोटिफाई करते हुए, अप्रूव करते हुए ये बात बोली कि यूएन ने और आईपीसीसी ने इंडिया की बात को माना है कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। और ख़ास करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डेवलप्ड कंट्रीज हम जानते हैं कि वो काफ़ी रिजिड हैं इस मामले में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में। और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ब्राज़ील हो गया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने की बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। बट चूंकि टेक्नोलॉजी इतना सफिशिएंट नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी एक प्रोटोटाइप स्टेज पे है, पर्सपेक्टिव स्टेज पे है फ्यूचर में आने वाला। और डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऑलरेडी है। खास करके अगर आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक नेशनल सोलर मिशन भी है, एक नेशनल वाटर मिशन भी है जिन पे काम किया जा रहा है। इंडिया ने अभी वन सन वन ग्रिड की भी बात की है। हालांकि अभी भी हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कम्प्लीटली पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकें और सोलर की तरफ ले जाएं या विंड की तरफ ले जाएं या न्यूक्लियर की तरफ ही ले जाएं। अगर हम न्यूक्लियर की भी बात करेंगे, इंडिया एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री है, हम न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि फिर भी उस पर बहुत सारे सैंक्शंस की बात बार बार की जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, रशिया, इनकी तरफ से हमेशा दबाव बना रहता है कि उस न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो। हाँ, जैसे आपने शिबू कहा कि बहुत पोटेंशियल है, हमने सोलर की दिशा में बहुत काम करने के लिए योजनाएं उतारी हैं, वाटर की दिशा में हमने काम करने के लिए, विंड एनर्जी का हम इस्तेमाल करने के लिए बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में आईपीसीसी की रिपोर्ट में इस बात की भी चिंता जताई गई है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना या भारत को फोकस करके ये बात कही गई है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है और फिर हमारा जो ज़मीन का रकबा है, यानी कि जो हमारा लैंड है, वो उसकी भी ज़रूरत है हमें, और लोगों के रहने की ही दिक्कतें हैं। फिर हमें अपने साथ में अगर इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को लेकर चलना है, इन सारी चीज़ों को, सोलर को लेकर चलना है या विंड टेक्नोलॉजी को लेकर चलना है, इनके आधार पे काम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा फिर अपने वाइल्ड लाइफ के साथ में। ग्रीन बेल्ट जो हमारी है वहाँ हमें घुसना पड़ेगा, वहाँ इन चीज़ों के प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भारत के लिए और चाइना जैसे देशों के लिए है, जहाँ पर एक तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट भी करना है, दूसरी तरफ हमें उन सोर्सेज को भी बचा के रखना है जो पूरा ये इकोसिस्टम बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बैलेंस का है, इकोलॉजिकल बैलेंस करने का है, ताकि हम रिन्यूएबल की तरफ भी जा सकें और अपना जो लैंडफॉर्म है उसको भी बचा के रख सकें। खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ फूड सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम सब कुछ, अगर सारे सोलर प्लांट्स हम ज़मीन पे लगा देंगे तो हम उगाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की बात की गई है। हालांकि इंडिया डेफिनेटली रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है। इस रिपोर्ट में अहमदाबाद की भी का भी जिक्र है, जहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है। कोलकाता का भी जिक्र है, कोलकाता के ट्रांसपोर्ट का बड़ा अच्छा जिक्र किया आईपीसीसी में कि उसने
जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो कार्बन निकलता है उसको कट आउट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन ने, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो भी है, वहाँ पे ट्राम भी है, वहाँ बसेस भी हैं, वहाँ और बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है टेम्पो ऑटो वगैरह, उनका बहुत अच्छा एक चैनल है। हाँ, तो उस हिसाब से भी उस कोलकाता का बड़ा अच्छा जिक्र है। हाँ, इस रिपोर्ट में ये इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान दिया गया है इंडिया की तरफ, जो दर्शाता है कि जो सरकार है या जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं वो इस तरफ काम कर रही हैं। हालांकि हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि अभी भी उतना बिहेवियरल एक्सेप्टेंस इनकी तरफ नहीं है इंडिया में। हम आज भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो एविएशन में हो, चाहे वो शिपिंग में हो, या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हो, थर्मल पावर में हो। सोलर के ऊपर जनजातीय इलाकों में, गांव के क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में उतना फोकस नहीं है। विंड को हार्नेस करने की बात जब की जाती है, उसको हार्नेस करना एक बहुत ही महंगा काम है। आईपीसीसी ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है वो लगभग 15 से 20% एमिशन के लिए जिम्मेदार है ग्लोबली। इस पे ध्यान देने की बात है। जो तीसरा रिपोर्ट है जिसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बात की गई है, उसमें ये कहा गया है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रीफाई करने की ज़रूरत है, खास करके बायोफ्यूल्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है एविएशन और शिपिंग के सेक्टर में। इसके अलावा हाइड्रोजन, हमने अभी रिसेंटली देखा नितिन गडकरी हाइड्रोजन से चलती हुई कार ड्राइव करके पार्लियामेंट पहुंचे। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नए अप्रोच हैं उनको लेकिन शिबू एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिस हाइड्रोजन को हम ग्रीन समझ रहे हैं, दरअसल वो ग्रीन नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कहीं ना कहीं पानी से। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उनको हम तोड़ेंगे, वहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। जो पानी का इकोसिस्टम है उसको भी हम बिगाड़ देंगे कहीं ना कहीं। ये आने वाले समय में इस पे हम हो सकता है कोई एक अर्थशास्त्र का शो करें, बात करेंगे। आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो इतना आसान काम नहीं है। खास करके उस टेक्नोलॉजी को पूरे देश में उपलब्ध और जो कराना। इलेक्ट्रीफाई की भी हम बात कर रहे हैं, तो जिसको हमने पिछला एक एपिसोड किया भी है इस पर कि हम बैटरियों पर जाकर स्विच करेंगे और बैटरियों के लिए लिथियम की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उस लिथियम को निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में, उसको प्यूरिफाई करने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और पर्यावरण के लिए वो बहुत फ्रेंडली भी नहीं। बिल्कुल, एट दी एंड बात टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आके रुकती है। हमारे पास अभी उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में हैं, और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, खास करके इंडिया में जहाँ R&D पे इतना फोकस नहीं किया जाता है, चाहे वो बजट का ही हिस्सा हो, काफ़ी कम एक अलॉटमेंट होता है R&D को इंडिया में, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार को इस चीज़ को सीरियसली लेना होगा कि कैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, यंग साइंटिस्ट हैं, उनके आइडियाज़ को सुने और उनके आइडियाज़ में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी एक समस्या है। क्लाइमेट फाइनेंस की जो हमने पहले बात की, बिल्कुल उसी से वो इन्वेस्टमेंट निकलेगा। और सरकार को पर्सनली भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना होगा कि हम क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को में इन्वेस्ट करें। शिबू, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्थशास्त्र। मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज हम आईपीसीसी की जो तीनों रिपोर्ट आई हैं उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी शिबू त्रिपाठी हैं, जो इंडिया टुडे में एनवायरनमेंट और साइंस से जुड़ी खबरें देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो शिबू, ब्रेक पर जाने से पहले हमने काफ़ी बातचीत कर ली कि तीनों रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब थोड़ा सा भारत के लिहाज से बात करना चाहेंगे। भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो तो बहुत खुश दिखाई दिए इस रिपोर्ट से कि भारत की खूब तारीफ की गई है, उसके प्रयासों की सराहना की गई है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में उस गति से, उस इंटेंसिटी के साथ काम हो रहा है? देखिए, भूपेंद्र यादव जो हैं वो मंत्री हैं, वो तारीफ ही करेंगे। अच्छी बात है, भारत की तारीफ हुई है। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना और इंडिया लगभग 50% एशिया में एमिशन करते हैं। इस चीज़ का शायद ध्यान उन्होंने नहीं दिया होगा, बट ये भी एक फैक्ट है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा एमिशन भी हम ही करते हैं। बिल्कुल, सरकार काम कर रही है, कई सारी इनिशिएटिव्स आई हैं, लेकिन जिस रफ्तार की बात आईपीसीसी की रिपोर्ट में कही गई है कि 2030 तक आपको एमिशंस को पीक कराकर 2050 तक लगभग 50% कम करना होगा, शायद उस रफ्तार में हम काम नहीं कर पाएंगे। और काम क्यों नहीं कर पाएंगे वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया आज भी एक फॉसिल फ्यूल डोमिनेटेड कंट्री है। हमारा आधा एनर्जी कोयले की खदानों से निकलता है, आधा क्या लगभग पूरा ही निकलता है। अभी उत्तर प्रदेश में या
पंजाब में देखिए कोयले की कमी हो गई तो वहाँ तो पूरा ब्लैकआउट सा हो गया। हाँ, अभी दिल्ली में भी इनफैक्ट कहा गया था पिछले साल, अगर आपको याद हो, हाँ, कि कोयले की कमी तो हो कोयले गई की है। कमी हो गई है और बहुत हमने रिपोर्ट किया था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आज भी हम कोयले की खदानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। जब तक हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, रिन्यूएबल्स की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो जाते, शायद 2050 तक इन गोल्स को पाना इंडिया के लिए मुश्किल होगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया कोशिश कर रहा है। हम रिन्यूएबल्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने ग्लोबल कोऑपरेशन साइन किए हैं। COP26 में हमने अपनी जवाबदेही दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2070 तक हमने लक्ष्य ने रखा है। 2070 का लक्ष्य रखा है नेट जीरो का, जो कि काफ़ी दूर है अभी। बिल्कुल। बट इंडिया जैसी कंट्री जिसमें बहुत बड़ी आबादी रहती है, उसको वहाँ तक पहुँचने में समय तो लगेगा। बिल्कुल। अच्छा शिबू, जब भी ग्लोबल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो बात क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ज़रूर होती है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में, और ये रेफ्रिजरेटर्स या एसी से निकलती है। तो क्या भारत में जो स्टैंडर्ड लेबलाइजिंग सिस्टम है, क्या वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से काम कर पा रहा है? इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है IPCC की रिपोर्ट में, और किस तरह से काम कर रहा है भारत में ये पूरा सिस्टम? जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी है वो इन लेबल्स को देती है, जो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग सिस्टम इंडिया का है, जिसमें 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और जो टेम्परेचर्स होते हैं एसी के, कि कितने पे हम कितना एमिशन कर रहे हैं या रेफ्रिजरेशन में कितना एमिशन हो रहा है, उनको डिसाइड करती है। डेफिनेटली उन चीज़ों से भारत को मदद मिली है। हमने 2005-6 से इन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। 2001 में जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया था, उसके तहत इन चीज़ों की बात की गई थी कि हमें एक लेबलिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि न सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड में बल्कि आम आदमी की दुनिया में भी इन चीज़ों के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट करे। और डेफिनेटली उससे अवेयरनेस क्रिएट हुई है। आज भी हम जब एसी खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि 4 स्टार लें, 5 स्टार लें। हम शायद इसलिए नहीं सोचते हैं कि ये कम एमिशन करेगा। हाँ, हम शायद इसलिए सोचते हैं बिजली का बिल कम आएगा। बट उससे डेफिनेटली कुछ मदद तो मिली है। IPCC की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है कि इंडिया का जो बी जो स्टैंडर्ड लेबलिंग सिस्टम है, उससे एक नई जानकारी लोगों को मिल रही है। एक और रिसर्च पिछले साल आया था, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया है कि आम आदमी से ज़्यादा इन लेबलिंग सिस्टम्स ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया है। कैसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को उस तरह से अडेप्ट किया है, कैसे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को उस तरह से चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, बिल्कुल, ताकि वो कम एमिशंस और पूरा मार्केटिंग उसके आधार पर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा है। हाँ, ये इनिशिएटिव अच्छा भी रहा, और इसे शायद एक ग्लोबल लेवल पे इंगेज करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। खास करके हमने जो ओजोन की, पहले मैंने आपसे बात की कि कैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आने के बाद से ओजोन होल में एक कमी हुई है। हालांकि जो ओजोन होल है वो हर साल डेवलप होता है। जैसे अभी हमने कोविड के दरमियान देखा था कि ओजोन होल थोड़ा छोटा हो गया था, और फिर जैसे ही एमिशंस बढ़ने शुरू हुए वो फिर से बढ़ गया। तो वो साल दर साल होता है। हालांकि इन्हीं लेबलिंग सिस्टम्स की वजह से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से दुनिया भर के देशों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर कंट्रोल करने की वजह से आज पृथ्वी 0.8 डिग्री सेल्सियस कम गर्म है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ से अगर हमने ढंग से प्रयास नहीं किए तो ये भी चिंता जताई गई कि यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रिपोर्ट खुद ही बात कर रही है कि हमें ग्रीन हाउस एमिशंस को 2025 तक पीक कराने होंगे। अब अगर हमने पीक करा दिया और उसको कंट्रोल नहीं किया तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। होता क्या है कि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं या जो इस दिशा में काम करने वाले लोग, ये तो पकड़ लेते हैं कि IPCC ने कहा 2025 तक हमें पीक कराना है, लेकिन उसके बाद कटआउट भी करना है, उस चीज़ पर ध्यान वही मैंने आपसे कहा कि अगर हम 2025 तक पीक करा देंगे और उस रफ्तार से कम नहीं करेंगे जिस रफ्तार का जिक्र IPCC ने किया है, तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। शायद वो 1.5 का थ्रेशोल्ड और जल्दी आ जाए। इसमें एक और चीज़ हमने इस पे बात नहीं की, मैं इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ह्यूमन थ्रेशोल्ड है और जो एनिमल थ्रेशोल्ड है हीट को बर्दाश्त करने का, वो अलग अलग है। हाँ। IPCC की ही रिपोर्ट में इस चीज़ का भी जिक्र है कि कैसे एनिमल का जो जानवरों का और पेड़ पौधों का जो थ्रेशोल्ड है वो कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से अगर चीज़ों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में न सिर्फ हमें फूड सिक्योरिटी होगी बल्कि एक मास लेवल पे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होगा, और जो नेचर का जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो कम्प्लीटली डिसरप्ट होगा। तो हर तरफ से हमें काम करने की ज़रूरत है। शिबू, आखिर में आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपके क्या टेक अवेज हैं
किस तरह से हमें इन चैलेंजेस से निपटना चाहिए, चाहे तो वो सरकारों के स्तर पर बात करें, हम पॉलिसी लेवल की बात करें, या इंडिविजुअल लेवल पर हम बात करें, या आपके पर्सनल सुझाव क्या हैं? बिल्कुल, मेरे 2-3 बड़े टेकअवेज हैं इस रिपोर्ट से। एक तो सबसे बड़ी जो बात इस रिपोर्ट में आई है वो ये है कि हमें मिटिगेशन के अलावा अब अडेप्टेशन की बात करनी होगी। मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन की बात करनी होगी। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जैसे हीट वेव्स की बात हो गई, एक्सट्रीम फ्लडिंग की बात हो गई, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात हो गई, तो अगर सरकारें मिटिगेशन की तरफ काम कर रही हैं कि कैसे हम, ये आईपीसीसी को जो रिपोर्ट है वो मिटिगेशन के ऊपर ध्यान देती है, सोल्यूशंस के ऊपर ध्यान देती है। इस रिपोर्ट में इस चीज़ का जिक्र भी है कि मिटिगेशन के अलावा अडेप्टेशन, लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में ये टेम्परेचर्स होने वाले हैं, हमें खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करना होगा। उसी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बदलनी होगी, अपनी हैबिट्स को बदलनी होंगी, अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलना होगा, और अडेप्टेशन की तरफ ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि नेगोशिएशंस के वक्त हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ से हमारी जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स एमिशंस को कम करने के लिए क्या वो उस रफ्तार को मैच कर पाएंगी। उस रफ्तार को मैच करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा जिसमें सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ एक स्टैंडर्ड पे करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ एक स्टैंडर्ड पे करें। डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो और ज़्यादा रफ्तार से चाहिए होगी। एक और टेक अवे मेरा ये है कि हमें रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करना होगा। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, खास करके हम कोयले को जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का जो एमिशन कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि कोयला भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने उसके ख़त्म होने से पहले रिन्यूएबल तक स्विच नहीं किया तो शायद सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बचे हुए समय में ही हमें रिन्यूएबल पे शिफ्ट करना होगा, एनर्जी एफिशिएंट होना होगा। नई जो जीने की शैली है, मान लीजिए वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो गया, एविएशन के क्षेत्र में हो गया, इन सभी पे इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा कि हम कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट हो रहे हैं और क्लाइमेट एफिशिएंट हो रहे हैं। तो ये कुछ टेकअवे हैं। हाँ, तो शिबू, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हर किसी को ये सोचने की ज़रूरत है कैसे वो आने वाली सिचुएशन से कॉप अप करने वाला है, और अपने स्तर पर प्रयास शुरू करने पड़ेंगे। साथ ही साथ अपने प्रयासों के साथ में पूरे समाज को लेकर चलना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल लेवल पे हमको हर किसी को एफर्ट करने होंगे। बिल्कुल। सरकार को अकेले, क्योंकि सरकार ये अकेले नहीं कर सकती, इसमें सरकार की साझेदारी होगी, बिजनेसेस की साझेदारी होगी, सिविल सोसाइटी की साझेदारी होगी, और एक इंडिविजुअल लेवल पे हम सबकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिबू, अर्थशास्त्र में आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके साथ, बहुत मज़ा आया। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, मुझे मौका देने के लिए। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।